हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। ये पार्लियामेंट का नेक्स्ट वीडियो है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, कल मैं पार्लियामेंट का फर्स्ट वीडियो डाल चुकी हूँ। उसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस थे। जो भी बचे कुछ क्वेश्चंस हैं वो अब इस वीडियो में कवर अप होंगे। तो आई होप आपने वो जाके वीडियो देखा होगा। नहीं देखा तो जाकर देखिए प्लीज़, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, consider the following statement in respect of provisions for removing deadlock between the two houses of the parliament. After a bill has been passed by one house and transmitted to the other house, the president may notify to the house his intention to summon them for a joint sitting if इसमें ये पूछा गया है कि अगर किसी बिल को पास करते वक्त डेडलॉक क्रिएट होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, बिल में डेडलॉक कब क्रिएट होता है, जब दोनों हाउस में से एक हाउस बिल को पास ही नहीं कर रहे हो। तो किस कंडीशन में प्रेसिडेंट जॉइंट सेटिंग बुला सकता है? ऑप्शन है कि बिल इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, सेकेंड है द हाउस आर फाइनली डिसएग्रीड टू एज टू अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल, और तीसरा ऑप्शन है मोर देन 3 months have elapsed from the date of the receipt of the bill by the other house without the bill being passed by it. Which of the statements are correct? 1, 2 and 3, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3. Correct answer is option B, 1 and 2. क्यों? क्योंकि या तो बिल को दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया या फिर दोनों हाउसेस डिसएग्रीमेंट पर हैं। अभी तक कोई अमेंडमेंट में वो एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे कि ये हाउ अमेंडमेंट होना चाहिए, वो अमेंडमेंट होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ इसलिए गलत हो जाता है, अगर बिल 3 महीने नहीं 6 months होता तो सही होता। मोर देन 6 months हो जाते हैं बिल को पास हुए हो, 6 months तक बिल पास नहीं होता, तो उस कंडीशन में फिर डेडलॉक क्रिएट हो जाता है और प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग के लिए बुलाता है। तो यहाँ पर 3 months नहीं 6 month है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ कंट्रोल मे बी अडॉप्टेड फॉर रेजिंग अ डिस्कशन इन द हाउस ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए कौन सा टूल यूज होता है डिस्कस करने के लिए? लाइक सेंसर मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन और कट मोशन। ऑप्शन जो है करेक्ट वो है ऑप्शन सी, कॉलिंग अटेंशन मोशन। सेंसर मोशन होता है टू डिसमिस द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को गिराने के लिए सेंसर करते हैं हम लोग। एडजॉर्नमेंट मोशन किसी बिल को रेज करने के लिए होता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है ताकि हम सबको बता सके कि कोई मैटर पे हमें एक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट डिस्कस करना है, तो उस मैटर में हम लोग किस पर जाते हैं? कॉलिंग अटेंशन मोशन पे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शंस देखो, स्टेटमेंट्स है पहले, द इलेक्शन ऑफ अ स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज बाय द प्राइम मिनिस्टर मे फिक्स एंड द सेक्रेटरी जनरल शैल सेंड टू एवरी मेंबर नोटिस ऑफ दिस डेट। स्टेटमेंट 2 है, द इलेक्शन ऑफ अ डिप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज अ स्पीकर मे फिक्स एंड द सेक्रेटरी जनरल शैल सेंड टू एवरी मेंबर ऑफ दिस डेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 बोथ, 1 and 2 एंड नीदर, या इन दोनों में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली केवल सेकेंड सही है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के स्पीकर की डेट प्राइम मिनिस्टर नहीं फिक्स करता है, प्रेसिडेंट फिक्स करता है। ये प्रेसिडेंट वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, राइट। सेकंड सही है, डिप्यूटी स्पीकर की जो डेट है वो स्पीकर फिक्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द नेचर ऑफ अ बिल इफ इट इज सर्टिफाइड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एज अ मनी बिल इज नॉट ओपन टू क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ लाइक सुप्रीम कोर्ट हो गया और एनी अदर कोर्ट। सेकंड स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू क्वेश्चन द नेचर ऑफ अ बिल to be taken as a money bill even if it is certified to be so by the speaker of the house of people. तो which of the following statements are correct? 1 ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2 बोथ, या नीदर। ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन ए। क्यों? देखो दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट एक दूसरे के, अगर फर्स्ट सही होगा तो सेकंड नहीं हो सकता, सेकंड होगा तो फर्स्ट नहीं हो सकता। तो इसमें फर्स्ट क्यों सही है? क्योंकि नेचर ऑफ द बिल, अगर स्पीकर सर्टिफाइड कर देता है ना कि बिल मनी बिल है, तो वो चीज़ किसी भी क्वेश्चन कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं हो सकती, वो पावर किसी के पास ही नहीं। तो अगर ऑप्शन वही सही तो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कटेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है वो पावर नहीं है कि नेचर ऑफ बिल पे वो क्वेश्चन रेज करे, वो पावर किसी के पास भी नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रूल ऑफ लैप्स मीन? ऑल पेंडिंग बिल्स इन पार्लियामेंट लैप्स विद इट्स प्रोरोगेशन, ऑल अप्रोप्रिएशंस वोटेड बाय द पार्लियामेंट एक्सपायर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, the demand for grant of a ministry lapses with criticism of its policy by the opposition, the appropriation bill lapses if it is not returned by the Rajya Sabha within 14 days. Correct answer है ऑप्शन बी। रूल ऑफ लैप्स मतलब जितने भी अप्रोप्रिएशन वोट हुए ना पार्लियामेंट में वो एक्सपायर हो जाते हैं फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसर मोशन का पार्लियामेंट में क्या ऑब्जेक्ट होता है? ऑप्शन देखो, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर्स, मेक अ कट इन द बजट प्रपोजल्स, क्रिटिसाइज अ पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और टॉपल द गवर्नमेंट। आंसर जो करेक्ट है वो इसका ऑप्शन सी है। सेंसर मोशन का काम भी यही होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करना, इसलिए तो उसका नाम क्या है? सेंसर मोशन, राइट। तो हमेशा कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, उनको याद करने की जरूरत नहीं होती, नाम से भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राज्यसभा has exclusive power to recommend the constitution of which one of the following?
राइट, रिवर वैली डेवलपमेंट अथॉरिटीज, जोनल काउंसिल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और न्यू ऑल इंडिया सर्विस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, न्यू ऑल इंडिया सर्विस। अंडर आर्टिकल 312 के अंदर राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है, इससे रिलेटेड वो जो भी लॉज है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में बना सकती है। न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज वो यही क्रिएट करती है अंडर आर्टिकल कौन सा 312 ऑफ आर्टिकल। राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है। एक्सक्लूसिव मतलब ये पावर केवल राज्यसभा के पास ही है, लोकसभा के पास नहीं है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड्स फॉर मेकिंग ऑप्शंस देखो, एन एक्सेप्शनल ग्रांट विच फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, any grant in advance in respect of estimated expenditure for a part of any financial year, a grant for meeting an unexpected demand upon resources of India, a grant for additional expenditure upon new services not contemplated in the financial year। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अ ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड देन अपॉन रिसोर्स ऑफ इंडिया, वो वोट ऑफ क्रेडिट होता है। यानी कि हम किसी को, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा लाइन ऑफ क्रेडिट नहीं देते हम किसी को दूसरी कंट्रीज़ को, यानी कि उसको अमाउंट एक्सटेंड करते हैं, ऐसे वोट ऑफ क्रेडिट होता है। यानी कि जब अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ जाती है, बजट में कुछ अनएक्सपेक्टेड डिमांड और इसके लिए अलोकेटेड बजट नहीं है, तो उस कंडीशन में हम वोट ऑफ क्रेडिट रखते हैं ताकि हम लोग उसको डिमांड को फुलफिल करने के लिए ग्रांट मांग सके पार्लियामेंट से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स cut motion can be moved to reduce the amount of a demand. So which of the following categories are classified as cut motion? Options are policy cut, economic cut, token cut, program cut. Correct answer 1 and 2, 2 and 4, 1, 2 and 3 and option लास्ट है इसका D 3 and 4। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 and 3। प्रोग्राम कट ऐसे नाम को कुछ है ही नहीं ऑप्शन। पॉलिसी कट हम लेते हैं, इकोनॉमिक कट लेते हैं, टोकन कट लेते हैं, तो इसलिए ऑप्शन 1, 2 and 3 बहुत लॉजिकल आंसर था इसका। अगर नहीं भी पता ना तो भी हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कभी किसी क्वेश्चन में आपको नहीं पता तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखो, राइट। अगर आपको मैंने जैसे कल बोला था सबको बिल से रिलेटेड डाउट है तो कि ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है, 5 स्टेजेस होती है पास होने की, एनैक्टमेंट बजट, तो इसका मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी जो कल आ जाएगा, तो वो आप उसमें क्लियर अप कर लेना पूरी चीज़ें, पूरा बिल को लेकर के होगा कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, सारी चीज़ें उसमें कवर अप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस थ्रू विच एन ऑर्डिनरी बिल पासिस थ्रू इन द पार्लियामेंट। करेक्ट सीक्वेंस क्या है, कैसे ऑर्डिनरी बिल पास होता है, राइट। मैंने बताया 5 रीडिंग्स होती है, तो वो क्या क्या स्टेजेस है वो मैं आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अब इस क्वेश्चन में समझते हैं। ऑप्शन देखो, ऑथेंटिकेशन, डिस्कशन ऑफ प्रिंसिपल्स, क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन, पोस्ट इंट्रोडक्शन मोशन और फिर एक्सेंट। सेकेंड है पोस्ट इंट्रोडक्शन मोशन, डिस्कशन ऑफ प्रिंसिपल्स, क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन, ऑथेंटिकेशन और एसेंट। डिस्कशन ऑफ प्रिंसिपल्स, ऑथेंटिकेशन, पोस्ट इंट्रोडक्शन मोशन, क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन और एसेंट। डिस्कशन ऑफ प्रिंसिपल्स, पोस्ट इंट्रोडक्शन मोशन, क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन, ऑथेंटिकेशन और एसेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। पहले बिल पास होने के बाद पोस्ट इंट्रोडक्शन मोशन पास होता है, उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है, कमेटी बनती है जब, उसके बाद क्लॉज बाय क्लॉज को वो पढ़ते हैं, फिर ऑथेंटिफाई करते हैं, फिर लास्ट में प्रेसिडेंट एसेंट देता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसको कल अच्छे से डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट इन द ईयर, ऑप्शन है 1920, 1921, 1922, 1923। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following statement is correct? The estimates which related to expenditure charged upon the consolidated fund of India, options देखो, can be discussed in the house of people only, can be discussed in the council of states only, can be discussed in either house of the parliament or cannot be discussed। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, can be discussed in either house of parliament। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। जो एक्सपेंडिचर होता है, जो कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू चार्ज होता है, यानी कि इसमें कंसोलिडेटेड फंड में सैलरीज आ गए, अलाउंसेस आ गए, कुछ भी आ गए, तो वो क्या होता है ना, बेसिकली डिस्कस हो सकता है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी डिस्कस, इस पॉइंट को रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैन बी डिस्कस्ड बट नॉट सब्जेक्ट टू वोट, ये कभी भी वोटिंग पे नहीं जाएगा, राइट। डिस्कस होगा तो दोनों हाउस में डिस्कस होगा, पार्लियामेंट में लोकसभा भी डिस्कस कर सकती है और राज्यसभा भी डिस्कस कर सकती है। यानी कि मतलब बेसिकली बात ये है कि इसको दोनों हाउसेस डिस्कस कर सकती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को, लोकसभा और राज्यसभा, बट वोट कोई नहीं कर सकती, दोनों ही नहीं कर सकती। तो डिस्कस हो सकता है दोनों हाउस में बट वोट नहीं हो सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार्क कर लेना, याद कर लो इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following statement is correct with regard to the power of parliament in enacting the budget? Options, it can increase a tax but not reduce it, it can increase a tax as well as reduce or abolish it, it cannot increase tax but can reduce or abolish it, or it can neither increase nor reduce it। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पार्लियामेंट इनैक्टिंग द बजट में इट कैन नॉट इंक्रीज, बढ़ा नहीं सकती बट रिड्यूस कर सकती है और अबॉलिश कर सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी 2-3 क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ के ऑप्शंस में पेपर में आ जाते हैं। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको लगता है कि
जो एक्सपेंडिचर चार्ज करते हैं हम CFI में, यानी कि 3 तरह के मतलब फंड्स होते हैं। एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, एक कंटिजेंसी फंड होता है, कंसोलिडेटेड होता है। तो जितने भी ये सैलरीज अलाउंसेस जाते हैं पार्लियामेंट की, वो कंसोलिडेटेड होता है, वो कभी भी वोटिंग में नहीं होता। वो डिस्कस हो सकता है दोनों हाउस में, बट नॉट सब्जेक्ट टू वोट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर ऑफ पार्लियामेंट कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकती टैक्स, इट कैन नॉट इंक्रीज टैक्स, बट रिड्यूस कर सकती है और अबॉलिश कर सकती है। ये पावर होता है पार्लियामेंट में इनएक्टिंग द बजट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया is submitted to the vote of parliament, is not submitted to the vote of Rajya Sabha, is not submitted for the sanction of president, is not submitted to the vote of the parliament. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इज नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने आपको जैसे बताया था, चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी डिस्कस्ड इन बोथ द हाउसेज। दोनों हाउसेज में डिस्कस हो सकता है, इस पर बातें डिस्कस कर सकते हैं और ये लोग कुछ सजेशन दे सकते हैं, बट वोट नहीं कर सकती पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दोनों आगे, लोकसभा भी आगे, राज्यसभा आगे, डिस्कस दोनों में होगा। चार्ज एक्सपेंडिचर या कंसोलिडेटेड फंड की बात हो रही है, राइट। बट चार्ज एक्सपेंडिचर जब कंटिजेंसी होती है वो एक अलग होती है पब्लिक वाले में। यहाँ पर हम CFI फंड से बात करें, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो वोटिंग दोनों हाउस में नहीं होगी, डिस्कशन दोनों में होता है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो, आर्टिकल 29, 215, 256, 265। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, आर्टिकल 265 के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the question asked orally after the question hour in the house is called supplementary questions, short notice questions, start questions, unstart question। करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन आवर्स क्या होता है, क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करते हैं, पॉलिसीज रेज करती है अपोजिशन कि क्या क्या हम वर्क करें। तो क्वेश्चन आवर के बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोटिस होता है जब हमें कोई क्वेश्चन देना है तो उससे पहले हमें नोटिस देना पड़ता है कि शॉर्ट नोटिस में आपको इसका आंसर देना है, तो ये अलग होता है। स्टार्ट क्वेश्चन पे स्टार मार्क होता है कि स्टार्ट क्वेश्चन है, इनको एलैबोरेटिव डिस्कस कर लें। अनस्टार्ट क्वेश्चन पे कोई स्टार मार्क नहीं होता, नॉर्मल डिस्कशन होता है। बट जस्ट आफ्टर जो क्वेश्चन ओरली पूछा जाता है, राइट, स्टार्ट में रिटर्न आता है, अनस्टार्ट में ऐसा नहीं होता। जो ओरली पूछा जाता है क्वेश्चन आने के बाद वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक कट मोशन seeks to reduce the proposed expenditure of a demand for grant by options देखो ₹100, ₹1, स्पेसिफाइड अमाउंट एंड अनस्पेसिफाइड अमाउंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 6, स्पेसिफाइड अमाउंट से इकोनॉमिक कट मोशन में हम लोग जो प्रपोज एक्सपेंडिचर होता है ना, डिमांड हमें अगर कट करना है तो स्पेसिफाइड अमाउंट से हम लोग कट करते हैं, राइट। तो ये था पार्लियामेंट का नेक्स्ट 30-40 क्वेश्चंस जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस का स्लाइड था ये। तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर दो। कल जो है वो रीडिंग्स के ऊपर आएगा, जैसे ऑर्डिनरी बिल हो गया, उसमें 5 स्टेजेस होती है, तो कैसे बिल पास होता है, फाइनेंशियल बिल में क्या प्रोस्पेक्टिव है, मनी बिल में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में क्या है। तो 4 तरह के बिल को मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगी। साथ में जो भी और छोटी मोटी चीज़ें जो बच रही है, जैसे इनैक्टमेंट ऑफ बजट को लेकर के कभी कभी डाउट होता है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो कल आपको एक वीडियो में फिर से मिल जाएगा। बाकी वो वीडियो क्वेश्चन वाला नहीं होगा, तो नॉर्मल थ्योरी वाला होगा। इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप थ्योरी सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। तो टिल देन आप काफ़ी कुछ प्रैक्टिस करिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।